हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अखिल फिर से इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसे कि आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है आपका निर्देशांक ज्यामिति। और ये चैप्टर आप लोग के आगामी परीक्षा या जो भी विद्यालय में जो भी परीक्षा होंगे ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक है। और ये छोटा चैप्टर है और ये चैप्टर छोटा होने के नाते इसमें से बहुत सारे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो आइए इस चैप्टर का हम लोग शुरुआत करते हैं कि इस चैप्टर में से क्या क्या हमें पढ़ना है और कितना हमें पढ़ना है। तो हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, आपको ये पता होगा कि निर्देशांक ज्यामिति जो चैप्टर है इससे पहले हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। और क्लास 9th में हम लोग बेसिक पार्ट पढ़े थे और उसी बेसिक के बाद हम लोग क्लास 10th में वहाँ से आगे की ओर चलते हैं। तो बच्चों पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये भी एक ज्यामिति का भाग है जो कि एक निर्देशांक में काम करेगा। तो पहले हम लोग ये समझेंगे, पहले हम लोग ये जानेंगे कि हमारे पास जो भी चीज़ है, पहले हम समझेंगे कि हमारे पास दो तरह का अक्ष होंगे। एक तो होंगे आपका क्षैतिज, जिसे हम लोग क्षैतिज बोलते हैं, इसे इसे क्या बोलते हैं, क्षैतिज, जिसे हम लोग एक्स और एक्स बोलेंगे। ठीक है, एक्स और एक्स डैश बोलेंगे। इसी प्रकार एक होता है ऊर्ध्वाधर। क्या होता है ऊर्ध्वाधर? जैसे ये आप देख सकते हैं, इसे y और y डैश के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? y और y डैश के नाम से क्या करेंगे, इसे जानेंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो ये पूरा प्लेन है, जो आप पूरा देख रहे हैं, ये एक समतल प्लेन है, समतल सतह है। ठीक है, और समतल सतह पर इन दोनों लाइन को उठाकर हम क्या करेंगे, एक और एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। और जैसे ये जिस बिंदु पर कट करेंगे, जिस बिंदु पर कट करता है उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु कहा जाता है। तो आइए हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे पास जो ये है, ठीक है, ये हमारे पास जो एक लाइन ये हुआ, एक रेखा ये हुआ, और हमारे पास एक रेखा ये हुआ। हमारे पास दो रेखा हुआ जिसमें से इसका नाम दे देते हैं y, और ये क्या देते हैं y डैश, इसे क्या देते हैं x, और इसे दे देते हैं क्या, x डैश। तो बच्चों पहले ये दोनों अक्ष जिस बिंदु पर कटेंगे इस बिंदु को हम लोग मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। और ये जो पूरा तल जो देख रहे हैं इसे हम लोग कार्तीय तल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्तीय तल बोला जाता है। तो पहले हम देखेंगे कि जब हमारा एक्स अक्ष और वाई अक्ष, कभी कभी ये जो पूरा अक्ष को देख रहे हैं इसे हम लोग एक्स अक्ष की नाम से जानते हैं, और ये जो देख रहे हैं इसे हम लोग वाई अक्ष के नाम से जानते हैं। और इसे कहीं कहीं हम लोग कोटि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि, जिसे ऑर्डिनेट, और इसे एब्सिसा, मतलब जिसे हम लोग भुज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे भुज भी कहा जाता है। तो इसका दो नाम है, एक तो इसका नाम कोटि है और एक नाम इसका क्या है, भुज है। तो बच्चों पहले हम इसका एक विस्तृत, पहले एक पैमाना तैयार करेंगे, एक फंडामेंटल जो प्रोसेस है उसको हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो अभी हमने क्या नोटिस किया, हमने देखा कि हमारे पास दो अक्ष हैं। एक अक्ष आपका लेटा हुआ है जिसे क्षैतिज, जिसे हम लोग एक्स अक्ष या भुज के नाम से जानते हैं, और एक जो अक्ष है ये वाई अक्ष, जिसे ऊर्ध्वाधर और इसे हम कोटि के नाम से जानते हैं। तो बच्चों ये जब भी आपस में जब इंटरसेक्ट करता है तो यहाँ पर हमेशा एक 90 डिग्री का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और ये जिस बिंदु पर कटेंगे इस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे हम लोग? मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। ये मूल बिंदु होगा, ये मूल बिंदु। अब ये थोड़ा सा समझने वाली बात ये है कि ये आपका जो दोनों अक्ष है, ये दोनों अक्ष ये चार भागों में क्या कर रहा है, कट कर रहा है। और इसमें से प्रत्येक जो भाग है, इसमें से आप जो देखोगे, इसमें से जो प्रत्येक भाग है, इसका प्रत्येक भाग को हम लोग क्या कहेंगे, चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्थांश, जिसे हम लोग क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे ये प्रथम चतुर्थांश हो गया, ये आपका द्वितीय चतुर्थांश हो गया, इसी प्रकार ये आपका तृतीय चतुर्थांश हो गया, और इसी प्रकार ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश हो गया, मतलब चतुर्थ चतुर्थांश हो गया, मतलब चार चतुर्थांश आप देख सकते हैं। तो मतलब हम कह सकते हैं ये जो आप
देख रहे हैं, मतलब हम इसको अगर इसका हम अगर देख लें, अगर जैसे कि आप ये पूरा जो देख रहे हैं, ये पूरा ये जो हम येलो को सेट किए हैं, येलो को ये सेट किए हैं, येलो को येलो, तो इसको हम लोग चतुर्थांश के नाम से क्या करते हैं जानते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश, चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका चतुर्थांश, मतलब इस पूरे भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? चतुर्थांश बोलते हैं। तो आपको यहाँ पर 4 चतुर्थांश दिखेगा, इसमें से ये पहला, ठीक है, इसमें से ये पहला आपको दिखेगा, ये दूसरा और तीसरा, मतलब ये प्रत्येक जो चतुर्थांश होते हैं, क्या होते हैं? प्रत्येक चतुर्थांश होते हैं, और ये कोई जरूरी नहीं है कि जितने भी चतुर्थांश आप देखिएगा, ये सभी चतुर्थांश आपस में क्या होगा? बराबर होगा। जब हम लोग इसे ग्राफ पर अध्ययन करते हैं, तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमारा जो यहाँ पर दो अक्ष बनेंगे, एक तो एक्स अक्ष बनेंगे और एक क्या बनेंगे? वाई अक्ष बनेंगे। इसी प्रकार एक एक्स अक्ष बनेंगे और एक वाई अक्ष बनेंगे। इसी प्रकार यहाँ भी एक एक्स अक्ष बनेंगे और एक वाई अक्ष बनेंगे। इसी प्रकार हम यहाँ भी देखते हैं, और ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष बनेंगे। मतलब हम लोग जब भी बिंदु को रखते हैं, तो पहले हम लोग भुज, अर्थात पहले एक्स बिंदु को, और उसके बाद हम लोग वाई बिंदु को क्या करते हैं? रखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, तो इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पर दो बिंदु हैं, एक एक्स अक्ष और एक क्या है? वाई अक्ष। ठीक है, एक एक्स अक्ष और एक मतलब ये वाई अक्ष। तो पहले हम ये देखेंगे कि जब हम लोग इसको आगे की ओर चलते हैं, तो हमारा जो साइन मिलता है ये पॉजिटिव मिलता है। मतलब अर्थात कभी भी अगर हम मूल बिंदु के अगर हम दाईं भाग चलते हैं, तो हमें पॉजिटिव प्राप्त होता है। अगर उसी मूल बिंदु से अगर हम लोग ऊपर की ओर प्रस्थान करते हैं, तो ये पॉजिटिव मिलता है। क्या मिलता है? पॉजिटिव मिलता है। और इसी मूल बिंदु से जब हम लोग बाएं की ओर चलते हैं, हम लोग बाएं की ओर चलते हैं, तो क्या मिलता है? हमें नेगेटिव मिलता है। और जब नीचे की ओर चलते हैं, तो ये भी हमें क्या मिलता है? नेगेटिव मिलता है। तो आपको इतना चीज जानकारी होना चाहिए कि कब पॉजिटिव बोला जाए और कब हमें नेगेटिव बोला जाए। आइए हम एक एक चीज को थोड़ा सा बारीकियों से ध्यान से देखते हैं और आगे को सीखते हैं, क्योंकि इससे भी आपसे रिलेटेड ये प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम, और कहीं ना कहीं ये चीज ऑब्जेक्टिव में आपको एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो हम लोग थोड़ा ध्यान से इस चीज को समझेंगे। तो बच्चों, पहले हम ये चीज को समझते हैं और ये जानते हैं कि हमारा जो पहला, आप देखिएगा कि जो एक्स अक्ष है वो पॉजिटिव है और वाई अक्ष है यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव है। मतलब दोनों साइन जो होंगे वो क्या होंगे? प्लस प्लस होंगे। इसी प्रकार बच्चों, अब यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर जो एक्स अक्ष है वो नेगेटिव है और वाई अक्ष भी है वो क्या है? नेगेटिव। ठीक है ना? इसी प्रकार यहाँ पर एक्स अक्ष देखोगे यहाँ पर नेगेटिव है और वाई अक्ष देखोगे ये भी क्या है? नेगेटिव है। ठीक है ना? यहाँ पर ये प्लस होगा, सॉरी प्लस होगा। और इसी प्रकार आप जब यहाँ पर देखोगे तो एक्स अक्ष हमारा क्या है? पॉजिटिव है, और वाई अक्ष जो है वो क्या है? नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव है। तो हमें इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखा जाएगा और ये थोड़ा सा जाना जाएगा। तो पहले हम लोग सीखेंगे, हमने एक फंडामेंटल अभी पार्ट को तैयार किया है कि किस चतुर्थांश में कौन सा चिन्ह होगा और किस चतुर्थांश में कौन सा चिन्ह होगा। जब ये आप इस चिन्ह के बारे में जान जाओगे, तो आपसे एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में प्राय पूछते हैं कि निम्न में से बताएं कि दिए गए निर्देशांक में, निम्न में से बताएं कि दिए गए निर्देशांक में कि किस निर्देशांक में ये व्यवस्थित है। लेकिन एक चीज ध्यान देना चाहिए कि अगर हमारे पास दो चिन्ह होता है, याद कीजिएगा, अगर आपके पास एक्स कॉमा वाई जब ये दोनों देगा, तो आप समझोगे कि ये चतुर्थांश में क्या रखता है? लाइच करता है, ये चतुर्थांश में रहेगा। लेकिन ध्यान देना, अगर कभी y का वैल्यू 0, कभी x का वैल्यू 0 होगा, तो ये हमेशा ये अक्ष पर होता है। क्या होता है? अक्ष पर निर्भर होता है। तो ये थोड़ा सा हमको ध्यान देना है कि कब हम अक्ष पर बोलेंगे और कब हम चतुर्थांश में बोलेंगे। खैर, अभी हम समझते हैं कि हमने क्या बताया कि जब हमारा दोनों अक्ष देगा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष देगा, तब वो चतुर्थांश में लाइच करता है। लेकिन जब किसी का वैल्यू अगर 0 होता है, तो अक्ष पर,
अक्ष भी हमारा दो होता है, एक ऋणात्मक अक्ष और एक क्या होता है, धनात्मक अक्ष। तो अब हम उस चीज को थोड़ा सा और बेसिकली की ओर आगे की ओर चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आप जब यहाँ से देखोगे कि हमारा एक प्रश्न है कि 5,3, ठीक ना, और एक क्वेश्चन है -5,3। तो अब एक और है कि -5,3, एक हम और दे देते हैं 5,-3, फिर एक को अभी हम दिए हैं। तो अब सब देखोगे इस समय मैंने नंबर डिजिट समय का है। आपको क्या करना है कि इस प्लस इस 5 के आगे जो साइन होगा वो लिख लो, इसके जो साइन होगा ये लिख लो। तो जब जब हम दोनों में देखेंगे तो हमें क्या मिलता है, तो थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर होगा -5 और -3, तो इसके आगे प्लस है और इसके आगे प्लस है, तो दोनों साइन प्लस प्लस है, मतलब ये जो लाइज करता है तो ये प्रथम चतुर्थांश में लाइज करेगा। कहाँ लाइज करेगा? प्रथम चतुर्थांश में। इसी प्रकार यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है, प्लस है, यहाँ माइनस प्लस है, मतलब ये जो है ये द्वितीय चतुर्थांश में लाइज करता है बच्चों, ठीक ना। और इसी प्रकार यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है, ये जो है आपका तृतीय चतुर्थांश में क्या करता है, लाइज करता है। और ये जो देख रहे हैं इसके आगे प्लस है और इसके आगे क्या है, माइनस है, ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश में लाइज करता है। तो अभी एक प्रश्न हमने अभी बताया, मैंने इससे रिलेटेड आपको एग्जाम्पल बताया, लेकिन कहीं कहीं प्रश्न ये पूछता है कि -5,0 ये कहाँ व्यवस्थित होंगे। तो हम इसे बोलेंगे नेगेटिव क्या, वाई एक्सिस नहीं बोलेंगे, हम देखेंगे पहले जो होता है एक्स होता है और उसके बाद क्या होता है, वाई होता है। तो हम क्या बोलेंगे, ऋणात्मक क्या, ऋणात्मक एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष। अगर यही क्वेश्चन में पूछा था 0,5, तो हम बोलते हैं धनात्मक क्या, वाई अक्ष, वाई अक्ष। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि अभी हमने जो पूरा कॉन्सेप्ट बताया, पूरा हमने जो ये डिटेल बताया, ये आप लोग को पूर्णतः ये समझ में आ गया होगा और ये आप समझने का क्या कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। तो हम थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं और आगे की ओर थोड़ा सा बात करते हैं कि ये प्रश्न कैसे बनते हैं। तो अभी हमने सिर्फ वो चीज़ की चर्चा किया है जो चीज़ हमने क्लास 9 से पढ़कर अभी हमने क्लास 10th में आया है, और उस चीज़ को हमने बेसिक के तौर पर देखो। ये मेरा पढ़ाने का मुद्दा ये था कि ताकि आपका ये जो भी कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आपका छूटे नहीं, ताकि हम इससे जो आगे बताने वाले जो फार्मूला है जिसका नाम है डिस्टेंस फार्मूला, जिसे हम लोग दूरी सूत्र के नाम से जानते हैं। और दूरी सूत्र में भी दो प्रकार के पढ़ना है। दूरी सूत्र से हम लगता है अप्रोक्स 7.1 चैप्टर है, वो सारे चैप्टर आपके समाप्त उसी फार्मूला से होंगे। तो आइए हम एक एक फार्मूला को थोड़ा सा ध्यान से चलते हैं। अब हम लोग दूसरा स्लाइड की ओर चलते हैं। थोड़ा सा अब हम समझेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला क्या समझेंगे हम लोग। ये है डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला मतलब इसे हम लोग दूरी सूत्र कहते हैं, क्या बोलते हैं, दूरी सूत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। आइए दूरी सूत्र, दूरी सूत्र, ठीक है, दूरी सूत्र। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और बहुत ही कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा हम समझेंगे और थोड़ा सा हम ध्यान थोड़ा सा हम ध्यान से समझेंगे और ये देखेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। पहला कि आपके पास दो बिंदु होंगे, क्योंकि दूरी जब भी ज्ञात किया जाता है तो हमेशा दो बिंदु। आप समझिए कि अगर यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ से माना कि दो बिंदु, माना कि क्या, दो बिंदु मान लेते हैं, हमारे पास दो बिंदु हैं। ये दो बिंदु x1 कॉमा y1 और क्या है, x2 कॉमा y2। अब ये जो निर्देशांक दिया गया है, यह निर्देशांक आपको प्रश्न में बताया जाएगा कि यह निर्देशांक किस अक्ष में बिलोंग करता है। लेकिन जनरली अभी हमें जो जानकारी प्राप्त करना है वो प्राप्त करना है दूरी सूत्र, कि दूरी सूत्र हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो बच्चों पहले ये पता होना चाहिए कि ये जो दो बिंदु है, ये दो बिंदु किसी भी चतुर्थांश से लाइज कर सकता है, अर्थात या तो यथार्थ मतलब कर सकते हैं, या तो पहला चतुर्थांश, या तो द्वितीय चतुर्थांश, या तो तृतीय, या तो चतुर्थ चतुर्थांश, मतलब हम किसी भी चतुर्थांश में लाइज कर सकते हैं।
लेकिन हमारा प्रश्न ये है कि अभी इस फॉर्मूला को प्रूफ भी किया जाता है। खैर देखते हैं आगे क्या करना है, लेकिन अभी हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो बिंदु है। हम दो बिंदु को, एक को ए मान लेते हैं और एक को हमने क्या मान लिया, बी मान लिया। ए जो है वो x1 क्या है, x1 कॉमा क्या है, y1, और एक जो बिंदु है वो क्या है, x2 कॉमा क्या है, y2 है। क्या है, x2 कॉमा क्या है, y2 है। हमारे पास दो बिंदु है, इस दो बिंदु से हमें दूरी निकालना है। हम दूरी कैसे निकालेंगे, ये थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। दूरी जब भी निकालते हैं हम ए बी का दूरी निकालेंगे, ए बी का दूरी निकालते हैं, हम ए बी का दूरी निकालते हैं, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। समझने का प्रयास करते हैं कि ये फार्मूला जो होता है अंडर रूट स्क्वायर, चाहे तो आप यहाँ से जाइए, मतलब हम कहना ये चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं या तो आप ए से बी की ओर जाइए। तो जब आप ए से बी की ओर जाइएगा, जब आप ए से बी की ओर जाइएगा तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो हम समान अक्ष में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। समान अक्ष कहें तो या तो दोनों एक अक्ष होंगे या तो फिर दोनों वाई अक्ष होंगे, ठीक ना। तो अब हम क्या करते हैं, x1 माइनस x2, ये दोनों समान अक्ष हैं, मतलब दोनों एक अक्ष हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार हम करते हैं y1 माइनस क्या, y2, ये समान अक्ष है। अब हम बच्चों थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो क्या कोई अगर बच्चा, मान लेते हैं कि अगर कोई बच्चा अगर ए से बी जाना चाहता है तो फिर x1 से x2 और y1 से y2 जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई बच्चा बी से ए की ओर आना चाहता है, तो हम देखो पहले, अब हम ऐसा नहीं है कि ये गलती हो जाएगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा जो फार्मूला का चेंजिंग है, अब वो x2 में से क्या आ जाएगा, x2 में से x1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x2 में से x1 आ जाएगा। और इसी प्रकार y2 में से क्या आ जाएगा, y1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, y2 में से y1 आ जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये फार्मूला होता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस डायरेक्शन से मूव कर रहे हो, किस डायरेक्शन से मूव कर रहे हो। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान देना पड़ता है। तो ये हमारा जो फार्मूला है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, लास्ट में हम मात्रक लिख देंगे, मतलब यूनिट लिखेंगे, मात्रक। इसमें सेंटीमीटर और मीटर नहीं होता है बच्चा, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो मैंने अभी जो ए बी का दूरी बताया, या आप ए से बी की ओर आ सकते हैं या बी से ए की ओर आ सकते हैं, तो ये ए बी का दूरी हुआ। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब आप ए से बी आइएगा तो x1 में से x2 और y1 में से y2, ठीक है ना। लेकिन अगर आप बी से ए की ओर जाते हैं, तो बी से अगर ए में जाते हैं तो x2 में से क्या करेंगे, x1, और इसी प्रकार y2 में से क्या जाएंगे, y1 जाएंगे। तो ये हमारा जो रहा, ये ए बी का दूरी रहा। ए बी का हम ए भी मान सकते हैं, पी क्यू भी मान सकते हैं, एक्स वाई भी मान सकते हैं, मतलब कुछ भी मान सकते हैं। अब हम थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं कि हमारा एक जो और फार्मूला था, जिसे हम लोग मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, इस फार्मूला को भी प्रूफ किया जा सकता है। इस फार्मूला को हम चाहे तो प्रूफ कर सकते हैं, आप ध्यान दे सकते हैं। आइए थोड़ा सा हम उसको विस्तृत समझने का थोड़ा सा देखते हैं, ध्यान से समझते हैं, ठीक है। आइए थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं। आइए थोड़ा सा, हाँ हमारा एक चीज क्या है कि थोड़ा सा हम देखेंगे और समझेंगे कि हमारे पास दो बिंदु है। हम मान लेते हैं कि ये जो आपके पास y अक्ष हो गया, आप देख सकते हैं, और ये जो है आपका x अक्ष हो गया। क्या हो गया, x अक्ष हो गया। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, ये y अक्ष और ये x अक्ष। तो हमारे पास ये x अक्ष हो गया, और ठीक है, और यहाँ हमारे पास x डैश हो गया, यहाँ हो गया y, और यहाँ क्या हो गया, y डैश। तो इस पर हम क्या करते हैं, बिंदु को मान लेते हैं। इसे मान लेते हैं x1, इसे मान लेते हैं x2, इसे मान लेते हैं x3, और इसे मान लेते हैं x4। मतलब थोड़ा सा हम दूरी को और बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा दूरी को और बढ़ा देते हैं ताकि प्रश्न को ठीक से समझा जाए, ठीक ना। तो मान लेते हैं यहाँ पर x1, यहाँ पर x2 और यहाँ पर x3, यहाँ पर y1, यहाँ पर y2, वहाँ पर y3। हम ऐसे ये बिंदु मान लेते हैं, ठीक ना, ऐसे हम ये बिंदु को मान लेते हैं।
यहाँ पर क्या हुआ x1, यहाँ क्या हुआ x2 और यहाँ क्या हुआ x3। और इसी प्रकार बच्चों हम यहाँ से y1, यहाँ से y2 और यहाँ से जो है ये y3 और ये हमारा y रहा, ठीक ना। अब हम थोड़ा सा ये समझने का प्रयास करेंगे और ये जानेंगे कि हमारा जो दूरी हुआ वो दूरी कैसे फाइंड हुआ, वो फार्मूला कहाँ से आया, थोड़ा इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहले हम ये देखेंगे कि हमारा ये रहा x1, हमारा रहा x2। हमारे पास दो बिंदु हुआ, हमारे पास आप देख सकते हैं हमारे पास ये दो बिंदु हुआ। पहले तो ये बिंदु हुआ, ये बिंदु आप देख सकते हैं। इस बिंदु को हम मान लेते हैं ए मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, जिसे हम x1 और कॉमा और y1 हमने इसको लिख दिया। इसी प्रकार हम अगर अगला बिंदु को थोड़ा सा मानते हैं, अगला बिंदु मानते हैं, ये हमारा x2 और ये हमारा y2। तो हमने क्या बोला कि इसको थोड़ा सा इस टाइप का, इस बिंदु को हम कार्तीय तल में रख दिए। मतलब इस बिंदु का जो दूरी है वो क्या है, ये है x2 कॉमा क्या है y2। ये दो बिंदु हमारे पास रहा, ये हमारे पास दो बिंदु आपको देखने को मिल रहा होगा। लेकिन थोड़ा सा हम समझने के प्रयास ये करते हैं कि हमारा जो इसके बीच का जो दूरी होगा, इसके जो बीच का दूरी होगा, यही दूरी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। यही दूरी हमें क्या करना है, निकालना है। इस दूरी को क्या होगा, तो आप फिगर को चाहे तो ध्यान से देख सकते हैं कि फिगर आपके पास बना हुआ फिगर है। तो थोड़ा सा अभी हम कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम आगे कर लेते हैं कि हमने क्या कहा कि पहले इसको हमने ये चीज को ये मिला दिया, हमने मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया। तो आप यहाँ पर एक त्रिभुज देख रहे होंगे, जिस त्रिभुज का नाम है क्या, समकोण त्रिभुज। इसे ए मान लेते हैं। ये आपका जो बिंदु है, ये जो आप देख रहे हो, ये क्या है, बिंदु तुम्हारा ए है, क्या है, ए है। और इसी प्रकार अगर देखा जाए, ये जो बिंदु दिख रहे हो सी दिख रहे हो, क्या दिख रहे हो, सी। तो ये हमारा क्या रहा, ए, ये हमारा बी और ये हमारा क्या रहा, सी। लेकिन थोड़ा समझने वाली बात यह है कि हम लोग बिंदु कैसे निकालेंगे, हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे कि हमारा दूरी सूत्र जो था वो कहाँ से आया। जैसे अभी हमने बताया कि ये हमारा जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया। तो इसी फॉर्मूला को हम थोड़ा सा एक्सप्रेशन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये फॉर्मूला कैसे आया। तो आइए थोड़ा सा आप चीज को ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। समझो कि ये जो यहाँ से इसका जो दूरी था, ये क्या था, y2 था ना। ये पूरा दूरी यहाँ से यहाँ क्या था, y2 था, क्या था, y2 था। और ये जो दूरी देख रहे हो, ये जो दूरी, ये क्या है, y1, क्या है, y1। सोचो कि अगर y2 में से y1 घटेगा तो ये इतना क्या बचेगा, इतना क्या होगा। तो तुम कहोगे ना कि सर y2 माइनस क्या होगा, y1, क्या होगा, y2 माइनस क्या होगा, y1 होगा। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि हमारा जो यहाँ से जो पूरा दूरी है वो क्या है, x2, ठीक है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारा दूरी है वो क्या है, x2। लेकिन हमारा जो यहाँ से यहाँ का दूरी है वो क्या है, x1, क्या है, x1। तुम समझो कि अगर x2 में से अगर हम क्या करते हैं कि अगर हम x2 में से x1 को माइनस करते हैं तो हमारा जो ये दूरी घटता है, तो क्या होता है, x2 माइनस क्या, x1। तो ये जो दूरी होगा ये भी कितना होगा, x2 माइनस x1। क्या हुआ, x2 माइनस x1। तो अब तुम क्या दिख रहा है कि यहाँ से हमें एक फॉर्मूला दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यहाँ से हमें एक फॉर्मूला दिख रहा है। इस फॉर्मूला पर थोड़ा सा हम वर्क करते हैं। आइए, यहाँ से x डैश हो गया y और ये y डैश हो गया। यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला हम देखिएगा, हम लिखेंगे त्रिभुज, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए, क्या लिखेंगे, ए बी सी में, क्या, ए बी सी में, और कोण सी बराबर क्या है, 90 डिग्री। बच्चों अभी आपने ज्यामिति में एक प्रमेय पढ़ के आया था कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री होता है तो जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका वर्ग और अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग का क्या होता है, बराबर होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पीटी, पीटी इट मींस पाइथागोरस क्या थ्योरम। हमारा फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या, आधार का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब हम समझेंगे
कि हमारा जब ये त्रिभुज बना समकोण त्रिभुज, तो समकोण के सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या होता है, कर्ण होता है। तो कर्ण हमारा क्या था, ए बी, क्या था ए बी, तो हमने ए बी का स्क्वायर लिखा। लेकिन अब हमारा जो लंब मिल रहा है, लंब या तो ये और या तो ये, कोई भी लिख सकते हो। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x2 माइनस क्या x1, क्या लिख सकते हैं x2 माइनस x1, या फिर हमारा जो ये मिल रहा है यहाँ से ये मिल रहा है, मतलब हम कह सकते हैं कि अगर इसका विस्तृत अगर फिगर बनाया जाए बच्चों, अगर हम इस फिगर को थोड़ा सा कट करके बाहर निकाल रहे हैं, मान लेते हैं, तो यहाँ से ये b हुआ, यहाँ से आपका a हुआ, और यहाँ से क्या हुआ, c हुआ, ये 90 हुआ। इसका जो दूरी जो दिया था, क्या दिया था, y2 माइनस क्या y1, और ये जो दिया था क्या दिया था, x2 माइनस क्या x1, और हमें इसका दूरी पूछ रहा था कि इसका दूरी क्या होगा, y, इसका दूरी क्या होगा। मैंने इसका फिगर अलग से बना दिया। तो यहाँ से लिखेंगे क्या, y2 माइनस क्या y1 पूरे का स्क्वायर, ये स्क्वायर उधर जाएगा, ये स्क्वायर उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में हो जाएगा, मतलब वर्गमूल में हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं x2 माइनस क्या x1, और यहाँ से y2 माइनस y1 पूरे का स्क्वायर, और ये फॉर्मूला आपका प्रूफ हुआ। चाहे तो ये फॉर्मूला को आप देख सकते हो। देखो मैंने इस फॉर्मूला को इसलिए बताया कि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, ये एग्जाम में कुछ भी फॉर्मूला पूछा जा सकता है, तो इसीलिए मैंने इस फॉर्मूला को बताया है। तो ये फॉर्मूला आपका प्रूफ हुआ कैसे, अभी हमने इस फॉर्मूले के बारे में चर्चा किया। आप चाहे तो पूरा डिटेल इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो या देख सकते हो। और मैंने जस्ट ये जो फॉर्मूला अभी बताया गया था, इस फॉर्मूला को यहाँ पर लिखा गया था और इस फॉर्मूला को यहाँ पर बताया गया था। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि ये फॉर्मूला आप लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझ में आया होगा। और आगे हम चलते हैं, एक फॉर्मूला और है, इसी में एक फॉर्मूला और है कि कभी कभी प्रश्न में पूछता है कि मूल बिंदु से दूरी सूत्र क्या होगा, मूल बिंदु से क्या होगा, दूरी सूत्र क्या होगा। मतलब समझ सकते हो कि वो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो ये मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। अब एक प्रश्न में पूछ रहा है कि मूल बिंदु से, मूल बिंदु से, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, ठीक है। तो आपके पास कोई एक बिंदु दिया है, आपके पास कोई एक बिंदु दिया है, मान लेते हैं कि आपके पास एक बिंदु है मूल बिंदु, और एक बिंदु है x, y। तो मूल बिंदु का जो निर्देशांक आता है, मतलब होता है, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली वो क्वेश्चन पूछता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे, 0, क्या बोलेंगे, 0 बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 0, क्या बोलेंगे, 0। लेकिन बी हमारे पास एक ऐसा बिंदु है जिसे हम लोग x, y, ये x, y, हमारे पास b एक ऐसा बिंदु है x, y है, क्या है, x, y। तो आप देख सकते हैं कि इसका दूरी क्या होगा। अगर हम AB का दूरी निकालना चाहते हैं, AB की दूरी अगर फाइंड करना चाहते हैं, मान लेते हैं, तो फॉर्मूला जो हमारा होता है क्या होता है, x1 माइनस x2, क्या होता है, x1 माइनस क्या होता है, x2, और y1 माइनस क्या होता है, y2। तो इसी फॉर्मूला को हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, माइनस एक्स का क्या, माइनस एक्स का स्क्वायर और माइनस क्या, वाई का स्क्वायर। और ये मूल बिंदु से मूल बिंदु से जो ये दूरी होता है, मूल बिंदु से दूरी जो होता है, ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला होता है। ये एग्जाम में बच्चा पूछता है क्वेश्चन कि मूल बिंदु से दूरी सूत्र इनमें से क्या होगा। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान से इसको रखिएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो मूल बिंदु से जो दूरी हुआ ये आपका फॉर्मूला हुआ। आप इस फॉर्मूला को ध्यान से देखिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्लास आपका चल रहा है, आप देख सकते हैं। ये मूल बिंदु से इसका दूरी हुआ। तो आप समझिए मैंने क्या बताया अभी, अभी मैंने देखो, अभी हम 4 पार्ट में बताया, मैंने 4 पार्ट में बताया। मैंने तो पहले ये बताया कि आप इसको कैसे समझते हो, कैसे देखते हो, ये सारी चीज अभी हमने समझाया। दूसरा चीज हमने समझाया, ये चीज को हमने दूरी सूत्र बताया। फिर हमने क्या बताया, तीसरा कि दूरी सूत्र को हमने प्रूफ किया। फिर हमने चौथा बताया क्या, कि मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। लेकिन अब ये मूल बिंदु से जब दूरी हमने पढ़ लिया, तो अब इस चैप्टर में क्या क्या हमें और भी मतलब जानकारी रखनी है। तो एक पॉइंट आता है समदूरस्थ, जिसे इक्यू डिस्टेंस, या कहीं कहीं एक प्रश्न और पूछता है कि जो 3 बिंदु दिए गए हैं वो 3 बिंदु संरेख है या नहीं है।
मतलब एक एनसीईआरटी में प्रश्न आता है कि 3 बिंदु संरेख है या नहीं है। ठीक है, आइए थोड़ा सा उस पर भी थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं, इस पर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं ध्यान से, इस पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो अभी इसको जानने से पहले अभी हमारे पास एक प्रश्न है कि ध्यान से देखिएगा, अभी थोड़ा सा हम समझेंगे। अभी हमें तो ये हमें काम है, कॉन्सेप्ट हमें काम है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देखते हैं। पहला कि जो पूछता है कि दिए गए जो निर्देशांक हैं, जो दिए गए निर्देशांक हैं वो किस प्रकार के त्रिभुज हैं, और बताइए कि ये समबाहु है कि समद्विबाहु है कि ये विषमबाहु है कि ये समकोण त्रिभुज है। पहला क्वेश्चन ये। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है दिए गए चतुर्थांश के निर्देशांक हैं, तो बताइए कि ये किस प्रकार का चतुर्थांश है। तो पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि पहले हम त्रिभुज पहचानेंगे कि किस प्रकार का त्रिभुज है, और हम एक एक क्वेश्चन आपके समक्ष रखेंगे। आइए, तो पहला हम त्रिभुज पर काम करते हैं, पहले हम त्रिभुज के बारे में जानने का प्रयास करते हैं और ये देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम त्रिभुज के बारे में देखते हैं और आगे हम करते हैं। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा हम समझते हैं। तो ये त्रिभुज हुआ, तो पहला आप देख सकते हैं एक त्रिभुज तो आपका ये हुआ। ठीक है, आपका एक त्रिभुज ये हुआ, फिर दूसरा त्रिभुज हम लोग चलते हैं ये हुआ, फिर इसी प्रकार हम लोग तीसरा त्रिभुज हम लोग ये हुआ। तो हमारे पास 3 त्रिभुज और एक त्रिभुज हमने और बना दिया, डायरेक्टली ये त्रिभुज बना दिया, चौथा त्रिभुज बना दिया। आखिर इसका काम कैसे पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा, तो अभी आपके सामने आएंगे। हम मान लेते हैं कि ये त्रिभुज हुआ ए बी और ये क्या सी। इसी प्रकार हम मान लेते हैं डी ई और क्या मान लेते हैं एफ। इसी प्रकार मान लेते हैं जी एच, क्या मान लेते हैं आई। इसको मान लेते हैं जे के, इसको क्या मान लेते हैं एल। तो हमने क्या किया, त्रिभुज आप देख रहे हो कि कभी भी हम लोग जब उसका नेमिंग करते हैं तो सीरियल बाय सीरियल नेमिंग करते हैं। आप देखे होंगे ए के बाद बी, बी के बाद सी, डी ई एफ, जी एच आई, जे के एल, ऐसे हम लोग सीरियल बाय सीरियल करते हैं। अब ऐसे नहीं कि हम रख दिए ए और ए के बाद डी और डी के बाद ई, ऐसे रख सकते हैं लेकिन परेशानी आपको होगी। ऐसे रखते हैं थोड़ा सा परेशानी हमें कम होती है। देखिए, अगर आपके पास ये त्रिभुज हुआ, अगर इसका कोई भी भुजा बराबर नहीं हुआ तो याद कीजिएगा कि ये त्रिभुज आपका विषमबाहु जाएगा। क्या जाएगा, विषमबाहु। इसका एक भी भुजा आपस में बराबर नहीं है। लेकिन एक शर्त भी होता है कि सर अगर वो विषमबाहु जाता है तो समकोण जो एक ऐसा त्रिभुज है कि इसमें भी कोई भुजा बराबर, इसमें भी कोई भुजा बराबर नहीं होगा, तो क्या हम इसे समकोण नहीं कहेंगे, कहेंगे समकोण। लेकिन समकोण बनने के लिए ना, समकोण बनने के लिए अपना एक रूप दिखाएगा, जिस फॉर्मूला को आप लोग पहचानते ही हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में क्या, आधार स्क्वायर। अगर इस थ्योरम पर ये पूरे तरह से सेटिस्फाई करता है तो हम विषमबाहु ना कहकर क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। आप सोचो ना कि अगर इसका मान लेते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो आप इसको क्या नाम रखिएगा, बोलिएगा सर विषमबाहु है। अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए विषमबाहु, समकोण, ए बी दोनों और सभी, तो अब क्या कहिएगा, तो फिर चेक करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 5 का स्क्वायर चेक करेंगे, 4 का स्क्वायर चेक करेंगे और 3 का, पहले ये हम चेक करेंगे कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर इसको सेटिस्फाई कर दिया तो समझ लेना कि ये आपका दोनों त्रिभुज है, अर्थात ये विषमबाहु भी है और ये अर्थात आपका समकोण भी है। तो बिना बनाए हम बच्चा चेक नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरा, यदि किसी भी त्रिभुज में कोई दो भुजा, किसी भी त्रिभुज में कोई दो भुजा अगर बराबर होती है और तीसरी भुजा बराबर नहीं होती है तो आपका होगा क्या, समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब अभी हम आपके सामने एक क्वेश्चन बनाएंगे, आप देखिएगा आपको तब समझ में आएगा। और ये तीसरा, इसका सभी भुजा आपस में क्या होगी, बराबर होगी। अगर सभी भुजा बराबर होगी तो आप समझ लीजिएगा कि वो जो त्रिभुज होगी वो आपका समबाहु होंगी। क्या होंगी, समबाहु होंगी। ये तरह त्रिभुज के आधार पर। अब इसी प्रकार चलते हैं चतुर्भुज के आधार पर, तो चतुर्भुज भी समझ लेते हैं। देखो, पहले हमें क्या क्या चाहिए, पहले हमें कौन कौन सा कॉन्सेप्ट चाहिए, पहले सारा कॉन्सेप्ट आप एक जगह 7.1 में क्या क्या पढ़ना है वो सारे कॉन्सेप्ट का निचोड़ आपके पास होना चाहिए। जैसे हम लोग घर में जब खाना बनाते हैं, किचन में खाना बनाते हैं, तो सारा चीज होता है तभी तो खाना बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि खाना बनाते हैं, मार्केट गए नमक लाने के लिए, चतुर्भुज
ठीक है, तो थोड़ा सा हम समझेंगे। आइए पहला हम आते हैं, एक है समानांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, और एक है आयत, ठीक है ना, आयत। इसी प्रकार एक है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, और उसी प्रकार है वर्ग। ध्यान देना, ये अब थोड़ा सा समझने वाली बात हो गई है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जब तक आप नहीं समझोगे, ये बेचारा दोनों आपस में एक घर में रहेंगे, ठीक है ना। इसको हम बंटवारा कर देते हैं कि आप लोग आपस में रहिएगा और ये जो है आप लोग आपस में रहिएगा, ठीक है। थोड़ा समझते हैं, प्रयास करते हैं। समानांतर चतुर्भुज का फिगर आप लोग समझ लीजिए कि समानांतर चतुर्भुज का जो फिगर होता है इस टाइप का फिगर होता है, ठीक है। और आपका जो आयत का जो फिगर होता है इस टाइप का आयत फिगर होता है। इन दोनों में आपको अंतर अभी दिखेगा, क्या अंतर है, ठीक है। ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये आपका फिगर है समचतुर्भुज का, जिसे हम लोग रोम्बस भी कहते हैं, कहीं कहीं हम लोग रोम्बी भी बोलते हैं। और इसे जो वर्ग है इसे हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्वायर। इसे बताने का कारण क्या है, जब आप एनसीईआरटी 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का पहला क्वेश्चन पढ़िएगा तब बत पूछता है कि दिए गए चतुर्थांश का जो निर्देशांक है, यह निर्देशांक किस चतुर्भुज को लाइज करता है, मतलब किस चतुर्भुज को फॉलो करता है। आइए तो पहला हम ये बात करते हैं समानांतर, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी, और यहां से पी क्यू आर एस, यहां भी नाम देते हैं पी क्यू आर एस, ठीक ना। तो समानांतर और आयत में बस एक लाइन का फर्क है। समानांतर और आयत सिर्फ एक चीज का अंतर है, अपने चारों निर्देशांक का दूरी निकाला, और जो चारों भुजा है चारों भुजा बराबर है, ठीक है, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है। चारों भुजा बराबर है, विकर्ण बराबर है। आमने सामने की भुजा बराबर है, विकर्ण बराबर है। आमने सामने की भुजा बराबर है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है। तो हम यही पहचानने के लिए हमने ये सारा कॉन्सेप्ट को देखा है। अभी आपने क्या देखा, ए बी और डी सी, मतलब ए बी और सी डी जिसे सम्मुख भुजाएं बोलते हैं, और ए डी और बी सी, और ए डी और बी सी ये सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है। इसमें भी ए बी ये भुजा है, क्या है? भुजा, साइड ये भुजा है। तो ए बी और इसी प्रकार सी डी और ए डी और इसी प्रकार बी सी ये बराबर होते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि इसका जो विकर्ण होता है एसी विकर्ण बराबर नहीं है किसका? बीडी विकर्ण का। ये दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं होता है, ठीक है। अब आते हैं, लेकिन इसमें आप देखोगे यह हमारा डायगोनल, जिसे हम लोग डायगोनल भी बोलते हैं, ये विकर्ण, इसमें विकर्ण बराबर नहीं होता है। लेकिन ये आप जब देखोगे कि यहाँ से AC और यहाँ से BD, यहाँ से BD, ये दोनों जो विकर्ण होते हैं, ये दोनों जो विकर्ण होते हैं, ये दोनों विकर्ण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अभी आपने समानांतर और आयत में बस एक ही चीज का देखा कि इसमें विकर्ण अगर बराबर हुआ तो आयत, अगर विकर्ण बराबर नहीं हुआ तो क्या हुआ? समानांतर चतुर्भुज। इसी प्रकार हम देखते हैं समचतुर्भुज में देखते हैं, इसी प्रकार हम समझेंगे। यह है पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर और एस पी बराबर। ये भुजा, ये सारे भुजा आपस में क्या है? बराबर है। लेकिन इसके जो दोनों विकर्ण है, इसके इसके जो दोनों विकर्ण है, इसके जो दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब इसके दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। और इसी प्रकार हम समझेंगे ये पी क्यू और पी क्यू क्यू आर आर एस और एस पी, ये सारे भुजा आपस में बराबर होंगे। और इसका साथ में दोनों विकर्ण अगर बराबर होगा, मतलब पी आर बराबर है एस क्यू का, अगर ये बराबर हुआ तब तो आपका वर्ग, और नहीं तो फिर आपका क्या हुआ? समचतुर्भुज। तो अभी आपने क्या क्या देखा? अभी आपने क्या क्या देखा? पहले तो ये स्लाइड देखा, जो बच्चे अगर लेट से अभी आए होंगे तो पहले स्लाइड हमने ये पढ़ाया था। इसे पढ़ने के लिए पीछे आपको जाना पड़ेगा, और ये फिर हमने दूरी बताया, फिर हमने दूरी को प्रूफ किया, फिर हमने ये मूल बिंदु से दूरी बताया, और फिर हमने ये त्रिभुज का प्रकार बताया,
और फिर हमने चतुर्भुज के प्रकार बताया। तो थोड़ा हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं और क्वेश्चन देखकर हम आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है जरा समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। भाई ठीक है, थोड़ा सा हम क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। खैर पहले हम उससे पहले पीछे हम ये चलते हैं, अभी हमने जो देखा है, ठीक है। तो अभी आपने देखा मैंने जितना भी कॉन्सेप्ट बताया और आपके जो बुक का जो चैप्टर है, आप मैंने ये चीज पहले से बोलता रहा हूं कि आप एनसीईआरटी का एक लाइन भी नहीं छोड़ सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, अगर किसी बिंदु की वाई अक्ष से जो दूरी होगा एक्स अक्ष या उसे भुज कहते हैं। एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन पूछता है, कभी वाई अक्ष से पूछेगा तो एक्स का मान बताइएगा, और एक्स अक्ष देखो यहाँ फिर पूछा किसी बिंदु की एक्स अक्ष की दूरी उस वाई के निशान को उसे कोटि बोलते हैं। और जो एक कोटि होता है, मतलब आप देख सकते हैं ये जो लाइन होता है इसे हम लोग कोटि बोलते हैं, और ये जो लाइन होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। मतलब इसे कोटि और भुज बोलते हैं। और हमने एक चीज और बताया आपको, आप देख सकते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये चीज अभी हम थोड़ा सा प्रश्न की ओर चलेंगे। अरे यार क्या है यहाँ से, ठीक है, चलिए ठीक है। अब हम आप लोग रिवाइज करके आइएगा, मैंने बताया इतना आप रिवाइज करके आइएगा। और आगे क्लास हम लोग कल की क्लास करते हैं, और कल हम लोग एनसीईआरटी 7.1 देखेंगे। और आज आप लोग रिवीजन कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक्स।